नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित। देशवासियों को पीएम मोदी के इस प्रतीक्षित राष्ट्र संबोधन का बेसब्री से इंतजार है। और प्रधानमंत्री मोदी कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। अरुणाचल में 2 जल विद्युत की रखेंगे आधारशिला। वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो युवा रन को दिखाई हरी झंडी। कहा, देश की नारी स्वस्थ होगी तभी युवा स्वस्थ रहेगा। हमें अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। संभल कोतवाली क्षेत्र में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस भी किया जारी। और एशिया क्रिकेट के सुपर 4 में दुबई में आज होगा दूसरा मुकाबला। भारत की नजर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत पर है। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। वहीं देश के लोगों को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए जाने वाले संबोधन का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3700 करोड़ की लागत से सियोम उप बेसिन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी तवांग में 9820 फीट की ऊंचाई पर स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 1500 से अधिक जनप्रतिनिधियों की क्षमता वाला ये सेंटर राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली 1290 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर का दौरा करेंगे और 51 शक्तिपीठों में से माता बाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर की कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री माता की पूजा अर्चना भी करेंगे। अमेरिका ने H-1B वीजा एप्लीकेशन फीस करीब 88 लाख रुपए करने की घोषणा पर कई स्पष्टीकरण दिए हैं। अमेरिका ने कहा कि नई फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी। ये पुराने वीजा होल्डर्स रिन्यू करने या 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने एक्स पर कहा कि H-1B वीजा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, जैसा कि वो सामान्य रूप से करते आए हैं। पुराने वीजा होल्डर्स रिन्यूअल के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सिर्फ नए वीजा पर लागू होगा। कैरोलाइन ने बताया कि ये कोई सालाना फीस नहीं है, ये वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन के समय लागू होगी। पुराने वीजा होल्डर्स को जल्दबाजी में अमेरिका से भारत जाने या वहां से वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस 88,000 रुपए से बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए करने के आदेश दिए थे। इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों से रविवार तक अमेरिका वापस लौटने को कहा था। वहीं भारत ने कहा है कि वह H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख का शुल्क लगाने के अमेरिका फैसले के प्रभावों की जांच कराए, लेकिन इस कदम के मानवीय परिणाम भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्ष इससे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों के उद्योगों की नवाचार और सृजनता में रुचि है। उनसे आगे के समुचित मार्ग पर विचार विमर्श करने की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को आशा है कि अमेरिकी अधिकारी इन बाधाओं का उचित समाधान निकालेंगे। जायसवाल ने कहा कि कुशल प्रतिभाओं ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और धन सृजन में बड़ा योगदान दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर नशा मुक्त भारत के लिए नमो मैराथन का शुभारंभ किया। मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया, जहां नमो मैराथन कालिदास मार्ग से शुरू होकर 1090 चौराहे पर समाप्त हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता की जय के जयकारों से युवाओं का हौसला बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा कि देश की नारी स्वस्थ होगी तभी युवा स्वस्थ होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी युवा शक्ति पर अभिमान है। वहीं जीएसटी रिफॉर्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से नए रोजगार का सृजन होगा और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। बदायूं जिले के ककराला में युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की आदत को लेकर नगर वासियों और सामाजिक संगठनों ने नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया। रैली में हजारों लोग और स्कूली छात्र शामिल हुए। इस दौरान नशा और दहेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और नागरिकों को जागरूक भी किया गया। सदर अमन कमेटी के मौलाना मिन्हास ने कहा कि नशा बेचने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। पूर्व विधायक हाजी मुस्लिम खान ने कहा कि आज मेरा घर नशे से तबाह हुआ, कल आपका घर भी बचा नहीं रहेगा। हमारा प्रोग्राम जो था, हमारे कस्बे के अंदर नशे का बहुत बुरी तरह चलन हो रहा है और हम लोगों ने ये रैली जो है नशा मुक्त के जो व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई है कि उनको रोका जाए। बच्चे बिगड़ रहे हैं, नौजवान बर्बाद हो रहा है और ये लोग ना समझें कि आज मेरा घर जल रहा है, कल तुम्हारा घर जलेगा। जो लोग ये समझ रहे हैं, मेरी एक और गुजारिश है सभी लोगों से कि अपने अपने मोहल्लों में देखें कौन ये व्यापार कर रहा है। उसे अगर जवान से नहीं रोक पाते हैं, उससे कीना करें। उससे अगर आपके बस का नहीं है रोक पाना तो हमें बताएं, हम पुलिस को सूचित करेंगे, पुलिस की मदद से उसको बंद करेंगे। ये आज की जो रैली निकाली गई है, ये हमारे नौजवान तबका है और वो नशे के अंदर इतना मुलव्विस हो गया है जिसका बहुत बड़ा नुकसान है इस समाज के लिए। तो इस नशे को रोकने के लिए और दहेज के अंदर, शादी ब्याह के अंदर जो रस्म रिवाज चल रही है बेजा, तो उनको रोकने के लिए हमने ये रैली का प्रोग्राम बनाया था और हम लोगों को जाके घर घर समझाएंगे भी और इसके लिए कोशिश भी करेंगे। और आगे का हमारा संदेश ये है, अगर कोई इस चीज़ को नहीं मानेगा तो हम उसका सोशल बाइकाट करेंगे। भदोही में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जीएसटी सुधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि साल 2017 के पहले देश में टैक्स का जंजाल था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए रणनीतिक रूप से प्रभावशाली बदलाव किए और उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया। नेक्स्ट जेन जीएसटी जन प्रथम सुधारों में मील का पत्थर साबित होगा। इससे रोजमर्रा की जरूरतों पर रोजाना बचत होगी। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। ये केवल आर्थिक कदम नहीं बल्कि देश के लिए दिवाली का तोहफा है। इससे करोड़ों परिवारों की बचत सीधे उनके हाथों में जाएगी। दो 2017-2014 के पहले देश में पूरा टैक्स का एक जंजाल फैला हुआ था। अनेक प्रकार के टैक्स, अनेक प्रकार के राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं, कहीं वैट के नाम पर, कहीं मनोरंजन कर के नाम पर, कहीं इस कर के नाम पर, कहीं चुंगी के नाम पर तमाम व्यवस्थाएं चलती थी और उससे नागरिकों को भी दिक्कत होती थी, व्यापारियों को भी दिक्कत होती थी और हमारे देश का एक जो ढांचा बनना चाहिए वो नहीं बनता है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की भावना के तहत 1 जुलाई 2017 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जीएसटी का क्रियान्वयन किया। उस व्यवस्था को चलते हुए 8 वर्ष हो गए और उसमें पुनरावलोकन की उन्होंने फिर से एक पहल करते हुए देश के मध्यम वर्ग को, देश के गरीबों को कैसे और उसमें से राहत दिया जाए, इस भावना के तहत जीएसटी का इसी सितंबर महीने में जो मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया। और विशेष रूप से इस निर्णय की खास बात यह है कि सामान्य और गरीब व्यक्ति के उपयोग की चीजें, विशेष रूप से खाने की चीजों पर जो जीएसटी का जो दर था या तो 12% था या 18% था, उसको या तो 5% कर दिया गया है या 0 कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल को लगातार दूसरी बार पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में डीजीपी के निर्देशन में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है। लेकिन ये पोर्टल फुट पेट्रोलिंग पोर्टल नहीं बल्कि एक निगरानी और ट्रैकिंग पोर्टल है। ये पोर्टल गंभीर अपराधों जैसे कि माफिया, पॉक्सो और बलात्कार के मामलों की जांच प्रक्रिया की निगरानी करता है। ये समय पर जांच व चार्जशीट दाखिल करने में मदद भी करता है। अप्रैल 2025 में घोषित इस राष्ट्रीय पुरस्कार ने यूपी पुलिस की तकनीकी प्रगति को मान्यता दी है। गाजियाबाद में बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग सिनेमाघरों में प्रधानमंत्री की बायोपिक देखने के लिए पहुंच रहे हैं। फिल्म देखने के बाद अपने अनुभव को साझा करते हुए दर्शकों ने बताया कि किस तरह से इस फिल्म के माध्यम से मोदी जी के बचपन को दर्शाया गया है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि चाहे हालात जो भी रहे हों, अगर अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहें, किस तरह से एक गरीब बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वहीं बच्चों ने बताया कि उन्होंने इस बायोपिक से सीखा है कि हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए पीएम मोदी का बचपन किस तरह से तमाम जो लोग हैं उनके लिए प्रेरणा बन रहा है। लोगों ने देखी पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं। फिल्म दिखाई गई पीएम मोदी के बचपन के संघर्षों की अनकही कहानियां। गाजियाबाद में मोदी बायोपिक ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। बच्चे और युवा सीख रहे मोदी जी के संघर्ष की कहानी से और उनका जीवन दर्शन, और दर्शकों को मिल रही है बायोपिक से जीवन जीने की सीख। तो देखिए पीएम मोदी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, वो ये सीखेंगे कि संघर्ष कैसे किया जाता है। अपने बचपन की गरीबी से उबर कर कैसे कोई दूसरों के लिए सोचता है। हमने जो देखा है उसमें ये है कि वो खुद के लिए नहीं सोचते। वो उस समय भी अपने बापू से ये पूछ रहे हैं कि दूध आपने उनको कैसे पिलाया, आप उनको कैसे दूध दे रहे हो। 2 सवाल थे उनके कि बापू आप उनको दूध पिला रहे हो। इसका मतलब उनके मन में तब भी बच्चों के लिए स्नेह था, प्यार था। अपनी माँ को देखा चूल्हे में कैसे धुआं लगता है, तो इन सब से उन्होंने प्रेरणा भी ली। और जब उनके पास ड्रेस नहीं था आरएसएस में जाने के लिए, जो संघ की शाखा में जाने के लिए, तब कैसे उन्होंने उनके ऊपर उनके मनस्थिति पे क्या बीती थी, फिर उन्होंने कैसे सरवाइव किया, ये सब हमने सीखा। मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। मूवी तो बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें जो मोदी जी का जो है बचपन से लेके वो कैसे स्ट्रगल करते करते आगे बढ़े ये दिखाया गया है। और इससे मतलब ये हमें मोटिवेट करता है कि इंसान मतलब छोटा हो या उसके पास कुछ है नहीं, तब भी वो आगे चल के बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। और मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आप अगर स्ट्रगल करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। मूवी अच्छी थी, मैं इस मूवी को 10 आउट ऑफ 9.5 देना चाहूंगा। बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी हुई हमें ये बायोपिक देखकर। जो जननायक हम लोग दूर से देखते थे, जिनके बारे में हम लोग बहुत अचरज करते थे, कैसे देश को हमारे फिर से विश्व पटल पर ऊपर ले गए हैं। तो कहाँ से ये शुरुआत हुई, एक आम सा बालक जो था नरेंद्र दामोदर दास, वो कैसे आज नमो बन गए हैं, कैसे हमारे देश की धड़कन बन गए हैं। इस मूवी को देखकर पता चला कि कैसे छोटे छोटे इंसिडेंट ने उनके ऊपर प्रभाव डाला और उन्होंने सोचा कैसे धुएं से मुक्ति मिले, कैसे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। मतलब एक बच्चे के पास कपड़े नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसे देखकर उन्होंने देखा कि किस तरह से बच्चे को, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा पर। ये जो उनके जीवन के स्मरण है, इसे देखकर हमें समझ में आता है कैसे एक साधारण इंसान इतना बड़ा बन सकता है अगर वो चीजों से सीखे और उसे बदलने की कोशिश करे। चलिए यहाँ रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रसार भारती के पूर्व CEO
के.एस. शर्मा का लंबी बीमारी के बाद आज हैदराबाद में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। 1968 बैच के आईएएस अधिकारी शर्मा आंध्र प्रदेश कैडर के थे और अपने विशिष्ट कार्यकाल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। उन्होंने दूरदर्शन के महानिदेशक के रूप में कार्य किया और डीडी डायरेक्ट टू होम और डीडी डायरेक्ट प्रेस के शुभारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने 2002 से 2006 तक प्रसार भारती के सीईओ के रूप में भी कार्य किया। के.एस. शर्मा के परिवार में पत्नी और 2 पुत्र हैं। उनका अंतिम संस्कार आज होगा। चलिए आगे बढ़ते। सीतापुर जिले के महुली क्षेत्र में राज्य वन विभाग ने 7 से 8 साल की बाघिन को सफलतापूर्वक पकड़ा है। डीएफओ खंडेलवाल ने बताया कि उन्हें कई दिनों से बाघिन के महुली इलाके में होने की सूचना मिल रही थी। एक घटना के बाद टीम ने उसे ट्रैक कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन में कैमरा टैप और पिंजरे का इस्तेमाल किया गया। सीतापुर जिले के लगभग 50 लोग और स्थानीय प्रशासन ने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, महुली क्षेत्र के अंतर्गत काफी दिनों से बाघ का एक मूवमेंट चल रहा था। वहाँ पे एक घटना, इसके पश्चात हमने उच्च अधिकारी के निर्देशन में परमिशन ली इसको ट्रैंक्लाइज करने की और हमने इसको ट्रैक किया, रेस्क्यू किया और आज उसको लेके आ गया है। हमने वहाँ पे कैमरा ट्रैप लगाए थे, पिंजरे लगाए थे और 2 टीम हमारे डॉक्टर की लगी थी जिन्होंने ट्रैंक्लाइज करने के लिए बेड पे वेट कर रहे थे। तो बेड पे आज वो टाइगर्स आई और हमने उसको तब ट्रैंक्लाइज कर लिया और सक्सेसफुल उसको लेके निकल गए हैं। इसमें लगभग हमारे 50 से 60 लोग हमारे सीतापुर जनपद के लगे थे। रुद्रवा की टीम थी, कैथन घाट की टीम थी, WTI की टीम थी, साथ साथ पीलीभीत की भी टीम थी। तो काफी सारे लोग इसमें सबका संकलित सहयोग रहा है और काफी सबका सहयोग से हो गया है। साथ साथ वहाँ के लोगों ने भी काफी सहयोग किया इस मामले में। लोगों का काफी सपोर्ट रहा, वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि का और स्थानीय प्रशासन का भी काफी सहयोग मिला और हमारे उच्च अधिकारियों ने काफी लगातार निर्देश दिए और हमें सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमारी मॉनिटरिंग टीम वहाँ पे रहेगी, हमारे अभी कैमरा ट्रैप्स वहाँ लगे हैं, हम टीम वहाँ पे रहेगी। अभी टीम यहाँ से जाएगी नहीं, तो अगर कोई एनिमल और वहाँ पाया जाता है तो हम उसको रेस्क्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति फेज 5.0 का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें प्रदेश के 1663 थानों में नव स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया है। मेरठ रेंज में इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए डीआईजी कलानिधि नेथानी ने मेरठ रेंज के सभी 90 थानों में भी मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित ही मिशन शक्ति केंद्रों के बनने से महिलाओं में सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन की अनुभूति होगी। ये सरकार, शासन और पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार डीजीपी महोदय द्वारा भी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा जो एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश मैडम हैं, उनके द्वारा भी जो पत्र जारी हुआ है, उसके क्रम में ये सभी थानों पर महिला सुरक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और ये इसमें जनशक्ति भी पर्याप्त दी जाएगी। इसमें एक प्रभारी की नियुक्ति तो की जाएगी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर 1 से लेकर 4, आरक्षी, मुख्य आरक्षी लगभग 4 से 15 और होमगार्ड्स की तैनाती भी की जाएगी, ताकि जैसे हम देखते हैं अधिकतर केसेस महिला संबंधी होते हैं, तो उसके त्वरित निराकरण के लिए यहाँ तक कि काउंसलिंग तक का प्रावधान इसमें रहेगा। और शुरुआत से लेकर अंत तक, जब तक कि वो पूर्णतः जो पीड़िता है वो मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपना फिट या स्वस्थ नहीं हो जाती है, तब तक लगातार जो पुलिस से संबंधित मदद है वो सब उसको दी जाएगी। हाँ, इसका जो टाइमिंग है ये नवरात्रों के साथ ही है और मिशन शक्ति भी सरकार का पहले चल रहा था। यकीनन इससे जो सशक्तिकरण है वो होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 3 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया, जहां कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के कार्यपालक निदेशक योगेश कुमार दीक्षित ने संयुक्त रूप से ये आधुनिक चिकित्सा सुविधा शुरू की। 15.84 करोड़ की लागत से निर्मित ये ओटी सामान्य सर्जरी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रो सर्जरी के लिए समर्पित है। ये अगले सप्ताह से पूर्ण रूप से काम करना भी शुरू कर देगा। कुलपति ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए मील का पत्थर बताया है। पावर ग्रिड की CSR पहल से ये परियोजना संभव हुई, जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा को मजबूत कर लाखों लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाएगी। ये प्रावधान किया गया है कि जो भी कंपनी है वो अपने प्रॉफिट का 2% देगी
तो ये वैरी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम एक फिक्स अमाउंट को ही बोल दें। जिस साल हमारा जो प्रॉफिट होगा, हम एवरेज लेते हैं पिछले 3 साल का, और उसके बाद उसका एवरेज निकाल करके उसका 2% निकाल करके वो हम CSR में, मैं केवल पावर ग्रिड नहीं, जितने भी PSUs हैं, जितनी भी कंपनी, इवन प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर वो भी अपने प्रॉफिट का उनको 2% CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, जो हम जैसे अपने अभी ऑपरेशन थिएटर का मॉडर्नाइजेशन किया है, इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके लिए पैसे कम है क्योंकि इनको 25-26 करोड़ ही हर साल मिल पाता है। तो उसमें इस टाइप का काम करना, क्योंकि ये हमने जो योगदान दिया है वो 16 करोड़ का है, तो 16 करोड़ काफ़ी बड़ी रकम है। 26 करोड़ में अगर आप उसमें खर्च करेंगे तो संभव नहीं है। बहुत सारे CPSU हैं, इंडियन ऑयल है, NTPC है, और जितने भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ONGC, सब 2% खर्च करती हैं, और उसके सहयोग से इस तरीके के काम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के कामों की प्रशंसा अब पत्रकार भी करने लगे हैं, जहां उपजा के वरिष्ठ प्रांतीय मंत्री सलिल कुमार मिश्रा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने पर प्रधानमंत्री मोदी की नीति को सही बताया। उन्होंने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को लिखा है कि अन्य देशों के साथ व्यवसाय करने की नीति देश के हित में है तथा इससे अमेरिका को सही जवाब भी दिया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री की वैश्विक जीत है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री और देश की जनता को जाता है। जनपद संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मास्टरमाइंड और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। संभल के दीपा सराय का रहने वाला शारिक साठा 2020 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया था और वहां छिपा हुआ है। शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी और पुलिस उसे इस हिंसा का मास्टरमाइंड मान रही है। पुलिस ने इस मामले में शारिक साठा के कई गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद में विभिन्न केसेज हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया है। उसमें 5 केसेस के अंदर कंस्पिरेटर के रूप में शारिक साठा है, उसको चिन्हित किया गया था। पुलिस द्वारा उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर है वो इश्यू किया गया है कि अगर वो व्यक्ति भारत के किसी भी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे आता है या जाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। पुलिस द्वारा उसकी धरपकड़ के लिए विभिन्न अन्य तरीके भी ये अपनाए जा रहे हैं, तो जल्दी गिरफ्तार करने के तुरंत प्रयास किए जाए। शारिक साठा के ऊपर 54 से अधिक पूर्व में ऑटो लिफ्टिंग के या विभिन्न प्रकार के मुकदमे हैं। वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली 3 राज्यों का वांछित है। उसके साथ साथ संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के रूप में भी वो वांछित है। चलिए यहाँ रुक लेते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बहराइच में देर शाम चित्तौरा ब्लॉक के मसीहाबाद गांव में एक ही परिवार के 3 भाइयों की एक बेटियां दिव्या, प्रियांशी और लक्ष्मी, जिनकी उम्र 7 साल और 6 साल थी, उनकी बरसाती पानी भरे गड्ढे में डूबकर मृत्यु हो गई। सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने तुरंत मर्चरी पहुंचकर रात में ही पोस्टमार्टम कराने में मदद की। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मृतक बच्चों के पिता सुरेश कुमार ने बताया कि तीनों बच्चे खेलते हुए निर्माणाधीन पुल के पास खुदे हुए गड्ढे में गिर गए, जिसमें बरसाती पानी भरा था। इसमें डूबकर बच्चों की मौत हो गई। ये थे खेलने थे रास्ते में, वही चित्तौरा तालाब में, और पुल बन रहा है, वो गड्ढा ज्यादा है, पानी भरा हुआ है, उसी में खेलते खेलते गिर गए और डूब गए। सीढ़ी से खोदा गया था, जिस सीढ़ी से खोदा गया था, नया पुल का निर्माण हो रहा वहाँ जगह पे, इसीलिए वो गड्ढे में गिर के डूब के मर गए।
जौनपुर की खीतासराय पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर छापेमारी कर 4 बैगों में भरे कछुओं के साथ पति पत्नी समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से वन्य जीवों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान मोती लाल पुत्र हजारी एवं उसकी पत्नी ममता पत्नी मोती लाल निवासी ग्राम परवेजपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी के रूप में हुई। दोनों को सटीक सूचना के आधार पर दबोचा गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने खुलासा किया है कि वे केवल कछुओं को पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके एवज में उन्हें 6,000 रुपए मिलते हैं। अब देखिए, खीतासराय में कछुआ तस्करी का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। जौनपुर की खीतासराय पुलिस ने कछुआ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। किस तरह से मामला सामने आया वो आपको जानकारी दे रहे। मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन से पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं और ये जो गिरफ्तारी की गई है अपने आप में बेहद गंभीर है। आरोपियों के पास से 4 बैग में 50 जिंदा जो कछुए हैं वो बरामद हुए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुल 300 कछुए बरामद हुए हैं। बड़े कछुओं का जो वजन है वो 30 किलो तक का है। जिस तरह से आप जानकारी होगी आपको कि कछुआ की यहाँ पर बेचने को लेकर प्रतिबंध है। तस्करी नेटवर्क के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े होने की भी जो आशंका है वो जताई जा रही है। पुलिस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में भी जुटी हुई है कि आखिरकार ये जो नेटवर्क है कहां तक फैला हुआ है। और ये जो 2 गिरफ्तारी हुई है वो आगे के भी गिरफ्तारी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये जो नेटवर्क है वो ध्वस्त हुआ है और आगे भी इसको लेकर तमाम जो तार है वो खुलते हुए नजर आएंगे। हालांकि पति पत्नी का कुछ और ही कहना है। थाना क्षेत्र खीतासराय में लगभग 2 बजे के करीब हमें ये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खीतासराय से एक दून एक्सप्रेस चलती है, वह जब हावड़ा की तरफ जा रही है तो खीतासराय से जब गाड़ी जाने वाली है तो एक व्यक्ति है जो कछुए ले जा रहा है, तस्करी कर रहा है और हावड़ा लेके जाने वाला है। तत्काल पुलिस एक्शन में पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उससे 4 बैग भर के कछुए बरामद हुए, जिनकी संख्या टोटल 50 है। जब उससे पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह जगदीशपुर अमेठी का रहने वाला है और वह कछुए हावड़ा में किसी को देने वाला है और वह कछुए मुश्ताक नामक एक व्यक्ति है जो कि खीतासराय कस्बे में रहता है, उसके पास से उसने एक कछुए लिए और जो वो हावड़ा में देने वाला है। तत्काल पुलिस जब आगे की कार्रवाई करने लगी तो मुश्ताक के घर पुलिस गई, तब वहाँ से लगभग 13 बोरी कछुओं की हड्डियों की बरामद हुई और जब घर में और ढूंढा गया तो लगभग 250 और कछुए बरामद हुए मुश्ताक के घर में। तो टोटल 300 कछुए बरामद किए गए हैं, जिसमें जो अलग अलग वेट के हैं। अभी पूछताछ में सामने आया कि वह व्यक्ति को पैसे दिए गए थे और उस तक यह बोला गया था कि उसको हावड़ा तक ये कछुए पहुँचाने हैं। तो यह पूरा प्रकरण हो रहा है। तत्काल हमारे द्वारा अभी वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है, वन विभाग भी वहीं पे आ रहा है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। गोंडा के कोडिया थाना क्षेत्र बसंतपुर डीहा गांव में एक लड़की को गले और हाथ में चाकू मारकर फरार होने वाले युवक जितेंद्र को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि 19 वर्षीय लड़की अपने घर में थी, तभी जितेंद्र घर में घुसकर लड़की से छेड़छाड़ करने लगा। लड़की के विरोध करने पर उसके गले और हाथ में चाकू मारकर घायल कर दिया। हमलावर को पुलिस जवाबी हमले में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 20 सितंबर को थाना कौड़िया पुलिस से एक शातिर बदमाश की पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में यह बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम जितेंद्र है, जो थाना कौड़िया क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर डीहा का निवासी है। इस बदमाश के द्वारा आज सुबह करीब 9 बजे अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर चाकू से हमला करके घायल कर दिया गया था। उस घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल उपचार हेतु लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है और वह सामान्य है और खतरे से बाहर है। इस घटना के संबंध में थाना कौड़िया पर घायल महिला के पिता के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा कौड़िया पुलिस द्वारा इस आरोपी की तेजी से तलाश की जा रही थी।
इसके गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान पुलिस से इस बदमाश की मुठभेड़ हो गई, जिसमें यह गिरफ्तार किया गया है और इस बदमाश के विरुद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस मौके से पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। समाचारों में सब फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।